नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अव्यय के बारे में। हिंदी में अव्यय किसे कहते हैं? तो अव्यय की डेफिनेशन क्या है? किसी भी भाषा मतलब लैंग्वेज के वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल एक्सेट्रा इत्यादि का कोई भी प्रभाव यानी कि इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। मतलब कि किसी भी लैंग्वेज के वो शब्द या वर्ड्स जिन पर ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं ना, कारक, काल, पुरुष, लिंग, वचन, जेंडर, टेंसेस, इन किसी का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो बहुत ही प्योर वर्ड हैं, अपने आप में इट सेल्फ कंप्लीट हैं, तो उनका कोई इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब, अभी, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, किंतु, परंतु आदि एक्सेट्रा जितने भी हैं ये अव्यय के उदाहरण हैं। तो अव्यय समझ में आ गया आपको? अब अव्यय के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज में अव्यय जो है उसमें क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मय आदि बोधक और निपात अवयव यानी कि 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो अब ये हम एक एक करके इनको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय में क्या होता है? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब यानी कि वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है, उस एडजेक्टिव है जो वर्ब का, यानी कि क्रिया विशेषण एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और जो अव्यय इसमें यूज होता है, जैसे जल्दी, अचानक, कल, यानी जो भी एक्शन हो रहा है उस क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साहिल रोज स्कूल जाता है, तो जाना तो वर्ब है लेकिन रोज डेली जाता है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। लड़का जोर से चिल्लाता है, चिल्लाना यानी क्राइंग करना, शाउट करना, तो ये जो है किस तरह से करता है, किस तरीके से, जैसे जोर से यानी लाउडली, तो ये क्रिया की विशेषता है। तो अब हम क्रिया विशेषण को समझते हैं। तो जैसे अभी हमने 5 प्रकार के अव्यय देखे, उसमें से पहला क्रिया विशेषण अव्यय जो है, अब वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो क्रिया विशेषण अव्यय में सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे आपने क्रिया विशेषण की परिभाषा पहले भी पढ़ी होगी, तो इस तरह स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो स्थान को यानी कि प्लेस को बताने वाला जो अव्यय यूज होता है, जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, काल का मतलब होता है समय, टाइम, तो जो टाइम, ड्यूरेशन या टाइम को डिस्क्राइब करता है क्रिया के, उसे क्रिया विशेषण कालवाचक कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी, अभी, कल, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी। हमने एडवर्ब में पढ़ा है ना, क्रिया विशेषण में परिमाणवाचक, तो उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को, अव्यय को कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है 4th में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है वे, इसका स्टाइल यानी वे ऑफ एक्शन, किस प्रकार की क्रिया एक्शन हो रही है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके स्टाइल को, उसका तरीके को, तो वो रीतिवाचक होता है। जैसे धीरे धीरे, तेजी से, अच्छे से, खूबसूरती से, तो इस तरह उसकी स्टाइल को डिस्क्राइब करता है, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब चलिए हम एक एक करके चारों क्रिया विशेषण को समझते हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण, मतलब
प्लेस में कहाँ वो एक्शन होता है। जैसे जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान यानी कि प्लेस का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तारा यहाँ आ रही है, सुनील नीचे बैठा यानी उसकी पोजीशन प्लेस को बता रहा है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुए। इसके बाद दूसरा क्रिया विशेषण क्या था, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो समय या टाइम को बताता है क्रिया के, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया होने के समय का यानी कि टाइम का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वह नित्य टहलता है, नित्य यानी एवरीडे। अजय कल जयपुर जाएगा, कल मीन्स टुमारो, तो ये उसके टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है एक्शन के, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में मतलब क्वांटिटी, कितना, हाउ मच क्रिया एक्शन होता है उस पे डिपेंड करता है। तो जिन शब्दों से क्रिया के नाप तोल यानी मेजरमेंट, उसका माप अथवा परिमाण का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम थोड़ा कम बोलो, यू स्पीक लिटिल मोर, या फिर यू स्पीक लिटिल लेस, मतलब कम बोलो या तुम थोड़ा ज़्यादा बोलो। तो ये ज़्यादा कम, ये नाप तोल वाला जो होता है मेज़रमेंट या परिमाण, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और दूसरा, जैसे मैं बहुत घबरा रहा हूँ, बहुत मतलब ज़्यादा, क्वांटिटी, जैसे इसको हम लिख के मतलब दिखा नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत कम जो है, ये सिर्फ क्वांटिटी जो है हम परिमाण में बोल सकते हैं। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब कि कोई भी एक्शन कैसे होता है, उसका वे ऑफ एक्शन, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि, उसकी मेथड का पता चलता हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि हमारे सामने शेर अचानक आ गया, अचानक मतलब सडनली, किस तरह से आया, अपीयर हुआ लायन अचानक, सडनली। फिर है साइकिल धीरे धीरे चलती है, तो जो बाइसिकल चल रही है उसका एक्शन कैसे हो रहा, धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम क्रिया विशेषण के। तो हमें क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर भेद का नाम लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल, वह धीरे धीरे चलता है, मतलब स्लोली स्लोली चलता है, तो इसका वे ऑफ एक्शन कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि वो उसको बता रहा है कि स्लोली स्लोली वॉक कर रहा है वो। तुम थोड़ा अधिक खाओ, ये परिमाणवाचक है, थोड़ा अधिक खाओ मतलब उसकी क्वांटिटी, परिमाण बता रहा है। मैं बाहर खेलता हूँ, यानी कि उसकी पोजीशन या उसका स्थान बता रहा है कि वो कहाँ आउटसाइड प्ले करता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर फोर्थ है, कल मेरा पेपर है, कल मतलब टुमारो इज माय एग्जाम, तो ये क्या उसके टाइम को बता रहे हैं, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है, चीता तेज दौड़ता है, चीता कैसे रन करता है, तेज, वेरी फास्ट, यानी कि वो उसके एक्शन को, उसके वे ऑफ एक्शन यानी स्टाइल, रीतिवाचक ये क्रिया विशेषण होगा, उसको बता रहा है। मुकुल ने कल एक गाड़ी खरीदी, तो कल यानी टुमारो, खरीदी पास्ट टेंस, यानी कि कल, देखो पास्ट और फ्यूचर दोनों में कल यूज़ होता है, बट ये वर्ब के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। खरीदी मतलब ये पास्ट टेंस है, येस्टरडे के लिए यूज़, यानी उसका काल यानी समय को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के क्रिया विशेषण को हमें यहाँ पे पहचानना है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं, तो यहाँ रोज क्या है, डेली, यानी कि उसके क्या टाइम को बता रहा है, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण होगा ये। भिखारी धीरे धीरे आ रहा है, यानी वे उसका स्लोली स्लोली आ रहा है, यानी उसकी स्टाइल को रीतिवाचक ये क्रिया विशेषण होगा। फिर पिताजी ऊपर सो रहे हैं, यानी कि उनका पोजीशन, स्थान बता रहा है, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सुनैना कल मुंबई गई,
तो यानी कि कल यानी कि कालवाचक उसके टाइम को बता रहा है। फिर इधर उधर मत घूमो, यानी कि इधर उधर यानी कि स्थान उसका हियर एंड देयर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा ये। अब देखिए यहाँ पे जैसे नीचे दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों के सामने उनका नाम लिखना है। तो अभी अभी यानी कि अभी अभी ये कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो ये अभी अभी बता रहे हैं, यानी समय को बता रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक, है ना। फिर धीरे धीरे जो होगा स्लोली स्लोली, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर कम ज़्यादा यानी कि ये परिमाणवाचक, ये हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पर यानी कि किसके ऊपर नीचे, यानी कि पोजीशन बता रहे हैं ना, स्थानवाचक, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद थर्ड वाला चैलेंज क्या है? नीचे लिखे गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित कर भेद का नाम लिखना है, यानी कि उसके काइंड्स ऑफ क्रिया विशेषण बताना है। बारिश अचानक से आ गई, अचानक यानी सडनली, सडनली आ गई, मतलब कि ये क्या हो गया? रीतिवाचक, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर बंदर ऊपर बैठा है, यानी कि स्थान बता रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर पिताजी प्रतिदिन सैर करते हैं, प्रतिदिन यानी डेली, तो यानी कि उसके काल को बता रहा है, तो ये कालवाचक। फिर हलवा थोड़ा थोड़ा मिलेगा, यानी क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है? चैलेंज 4 में खाली स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। तो इसमें क्या आएगा? राधा डैश पढ़ती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राधा रोज पढ़ती है, या प्रतिदिन पढ़ती है भी लिख सकते हैं, तो ये समय को बताएगा, डेली पढ़ती है। सीता करनाल जाएगी, कल करनाल जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा कि सीता विल गो टुमारो, कहाँ जाएगी? करनाल, करनाल एक प्लेस है, तो ये उसका टाइम यानी कि उसका कालवाचक हो गया। फिर नौकर डैश रोया पर मालिक ने पीटना ना छोड़ा, नौकर बहुत रोया, यानी कि ये परिमाणवाचक हो जाएगा। नौकर यानी सर्वेंट, वो बहुत रोया। पुलिस डैश ही आ गई, यानी कि पुलिस अचानक, यानी कि रीतिवाचक हो जाएगा, अचानक ही आ गई। इस तरह से आप कोई भी एप्रोप्रिएट क्रिया विशेषण शब्द लिख सकते हैं। तो अभी हमने अव्यय का क्या पढ़ लिया? क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी ले ली। तो कितने प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय हमने पढ़ा कि रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय हमने पढ़े। अब इसके बाद हम संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? हम वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होते हैं, इसके साथ किसी न किसी परसर्ग यानी कि प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स का प्रयोग होता है। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहा जाता है? जो कि नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, और इनको ये जो होते हैं, इनके जो साथ ना किसी का प्रत्यय का यानी कि प्रीफिक्स भी जुड़ा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं इसको, के पास, के ऊपर, से दूर, का, के कारण, के लिए, जगह, के अनुसार, आगे, के सामने, ये सब वर्ड्स जो है संबंध बोधक अव्यय में यूज होते हैं। जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है, तो विद्यालय जो है हमारा एक नाउन है और बगीचा भी नाउन है, तो दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए यहाँ पे संबंध के सामने, ये जो होगा एक जो विद्यालय जो एक नाउन है, उसके बाद यहाँ पे पीछे प्रत्यय क्या लगा? के सामने, और वो दूसरे नाउन के साथ रिलेट किया, उसको संबंध स्थापित किया। फिर दूसरा जैसे देखो, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है,
तो पूरब जो है एक डायरेक्शन है ईस्ट, और तालाब यानी पॉन्ड, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन बताया है कि यहाँ पे इस प्लेस से ईस्ट डायरेक्शन में पॉन्ड है, तो की ओर यानी डायरेक्शन बता रहा है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है। थर्ड, मैं कार्यालय से दूर पहुंच चुका था। कार्यालय ने ऑफिस, दूर यानी कि फार अवे डिस्टेंस, वहाँ पे पहुंच चुका था। तो ये जो है क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय, जो कि रिलेशन एक दूसरे से बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम का किसी दूसरे के, तो ये जो है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो ये अगर लगे होंगे तो आप इसे पहचान सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है समुच्च बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के बाद आएगा समुच्च बोधक अव्यय। तो समुच्च बोधक अव्यय किसे कहते हैं, दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने वाले जो संयोजक यानी कंजक्शन वर्ड होते हैं उसे समुच्च बोधक कहते हैं। जब दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो संयोजक यानी कि उनको जोड़ने वाला शब्द जो होगा वो समुच्च बोधक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया और सो गया। तो दो सेंटेंस है, राम ने खाना खाया और राम क्या है, सो गया। तो उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो राम ने खाना खाया एंड और सो गया। फिर सेकंड, उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पे दो सेंटेंस कौन कौन से हो गए, उसने बहुत समझाया, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया लेकिन से, बट उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो ये समुच्च बोधक अव्यय। फिर एक और एग्जाम्पल, अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। तो मतलब यहाँ पे इफ़, अगर मतलब इफ़ यू इनवाइटेड मी, तो अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं ज़रूर आता। तो यहाँ पे जो शब्द है तब, वरना, और, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, वहाँ पर ये सब समुच्चय बोधक होता है। इन समुच्चय बोधक शब्दों को योजक कहा जाता है। योजक यानी कि जैसे हाइफन लगा होता है ना, दोनों को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। तो ये दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं ये सारे शब्द। उसे ये अगर यहाँ पे उपस्थित हैं किसी भी सेंटेंस में तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इसके बाद फोर्थ आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हम पढ़ते हैं ना। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। और इन वाक्यों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः विस्मयादि चिन्ह जो है ना, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। तो ये अरे जो है ना, ये विस्मय आदि चिन्ह लगा है। फिर हाय, वह भी मर गया। हाय, अब मैं क्या करूं, मतलब एकदम एक्सक्लेमेशन वाला कोई सेंटेंस होता है ना, खुशी होना, दुख होना, एकदम अशोक, हर्ष, घृणा, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और इसके बहुत सारे शब्द होते हैं विस्मयादि अव्यय जो होते हैं ना, ये देखिए, हाय, बाप रे, रहे राम, अरे, उफ, त्राही त्राही, आह, छी, थू थू, धिक्कार, हट, देख, तद, चुप, अच्छा, ठीक, यहाँ, हाँ जी, ओह, आ, सच। इस तरह से ये शब्द जहाँ भी प्रयोग होंगे, और सबसे बड़ी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद आता है निपात अव्यय। निपात अव्यय बहुत कम ही आता है, बट फिर भी आप इसे समझ लीजिए क्योंकि एक काइंड्स ऑफ अव्यय है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। मतलब किसी भी बात को अपनी बात में ना एक्स्ट्रा फोर्स दे करके, बहुत जोर दे करके कोई बात कहनी होती है, वहाँ पे ये निपात अव्यय आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि ये निपात अव्यय के उदाहरण है। मतलब ये उसमें लगे रहते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे देखिए निपात अव्यय में के,
तुम्हें आज तक रुकना ही पड़ेगा। तो ये ही लगा है, ये निपात अव्यय। तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी। कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो यानी कि बहुत जोर दे के ही, तो भी, इस तरह से जो अव्यय लगे होते हैं उसे निपात अव्यय कहते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हमें अव्यय के भेद बताना है जो अभी हमने पढ़े हैं। तो के ऊपर किस अव्यय का भेद है? के ऊपर जो है संबंध बोधक, जैसे किसी भी वस्तु के ऊपर कोई चीज है, तो इन्हें दो सेंटेंस के बीच का रिलेशन बता रहे हैं ना, संबंध बोधक। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये विस्मयादि बोधक। फिर सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या है? योजक चिन्ह और है, यानी कि ये समुच्चय बोधक का उदाहरण है। अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। जैसे कि चैलेंज 2 में निम्नलिखित अव्यय के उचित भेद बताना है। तो पहला, वाह कितनी सुंदर झील है, तो ये क्या हो जाएगा? विस्मय। ये विस्मयादि बोधक हो जाएगा क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। तुमने मना किया था इसलिए मैं नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? इसलिए नहीं, समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक। मेरा घर नदी के पास है, तो ये संबंध बोधक है ना। फिर थर्ड वाले चैलेंज में क्या है? दिए गए वाक्यों में अव्यय शब्द रेखांकित कर भेद का नाम लिखना है। घर के आसपास ही रहना, आसपास यानी कि उसके संबंध बता रहा है, के सामने, के ऊपर, आसपास, ये संबंध बोधक। फिर राधा आज आएगी और कल चली जाएगी, तो ये और संयोजक लगा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। फिर अरे मैं तो भूल ही गया था, तो ये क्या हो जाएगा? विस्मय। ये विस्मय बोधक है ना। फिर चैलेंज 4 में क्या होगा? रिक्त स्थानों में उचित अव्यय भरिए। डैश पिता डैश पुत्र घूमने जा रहा है, पिता और पुत्र, तो ये क्या होगा? समुच्चय बोधक, पिता और पुत्र घूमने जा रहे हैं। फिर डैश तुम्हें क्या हो गया है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, अरे तुम्हें क्या हो गया है, एकदम विस्मय। पेट्रोल डैश कार नहीं चल सकती, पेट्रोल के बिना, है ना, के बिना, ये हो जाएगा तुम्हारा संबंध सूचक, जो संबंधवाचक समुच्चय। तो ये थे एग्जाम्पल्स। इसके बाद है, अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है। देखिए, इस अव्यय के रेखांकित करना। सावधान आगे ट्रक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो विस्मय बोधक, तो ये हो जाएगा विस्मय बोधक समुच्चय। फिर मुंबई गए थे लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया नहीं गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा समुच्चय बोधक, है ना। लेकिन, और, किंतु, परंतु, ये सब समुच्चय बोधक में आते हैं। फिर घर के अंदर चोर घुस आए, के अंदर यानी रिलेशन बता रहा है, तो ये हो जाएगा संबंधवाचक। रसोई घर के आसपास जूते मत उतारो, तो ये भी संबंधवाचक समुच्चय। कॉपियां निकाल ली गई ताकि शब्दार्थ लिख सकें, तो ये हो जाएगा समुच्चय बोधक, है ना।